नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड की पहचान और सेना की कार्रवाई पर। मुंबई और हैदराबाद की आईपीएल टीमों द्वारा काली पट्टी बांधकर दी गई अभूतपूर्व श्रद्धांजलि की। राजनाथ सिंह, खड़गे और ओबीसी जैसे नेताओं के तीखे बयानों से गर्म हुई राजनीतिक बहस की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के फैसले से पीछे हटने की। गिरिराज सिंह द्वारा लालू यादव को खुले मंच पर चुनौती देने की। बाजार की बड़ी हलचलों की, जहां सोना टूटा लेकिन सेंसेक्स ने रफ्तार पकड़ी। और अंत में बात करेंगे पंचक्रोशी यात्रा में टेक्नोलॉजी की एंट्री से लेकर ताजमहल घूमने आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पारिवारिक सादगी की। तो जुड़े रहिए, हर खबर में है कुछ नया, कुछ जरूरी और हर लाइन में आपके सवालों का जवाब। पहलगाम हमले की जांच में नया मोड़, संदिग्धों के स्केच जारी, तस्वीरें वायरल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना के 3 संदिग्धों आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के स्केच जारी किए हैं, जो स्थानीय लोगों और चश्मदीदों की सूचनाओं पर आधारित है। मंगलवार को वेस्टर्न घाटी में हुई इस घटना ने कई पर्यटकों को प्रभावित किया। संदिग्धों ने सेना की वर्दी पहनकर इस सुनियोजित घटना को अंजाम दिया, जिससे लोगों को उन पर शक नहीं हुआ। वहीं सोशल मीडिया पर 4 संदिग्धों की एक तस्वीर तेजी से फैल रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। यह तस्वीर लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है और कई इसे घटना से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह वास्तविक है या सिर्फ अफवाह। सुरक्षा बलों ने वेस्टर्न के जंगलों में तलाशी अभियान तेज कर दी है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई है, कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा नहीं होगी अनिवार्य, सरकार ने बदला फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के फैसले को 6 दिन बाद वापस ले लिया है। अब छात्र अपनी पसंद की कोई भी भारतीय भाषा तीसरी भाषा के रूप में चुन सकेंगे। आपको बता दें कि ये निर्णय विपक्षी दलों और भाषा परामर्श समिति के कड़े विरोध के बाद लिया गया, जिन्होंने इसे मराठी भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता पर हमला बताया था। 16 अप्रैल को जारी सरकारी आदेश में हिंदी को मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अनिवार्य करने की बात कही गई थी, जिससे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश करार दिया। वहीं भाषा समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख ने तर्क दिया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और त्रिभाषा नीति को केवल उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लागू करना उचित है। अब शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे ने घोषणा की कि अनिवार्य शब्द हटाया जाएगा और स्कूलों को छात्रों की पसंद के आधार पर अन्य भाषाओं की सुविधा देनी होगी। संसद ही सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ नहीं, दिल्ली में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में संविधान के 75 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में संसद की सर्वोच्चता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संसद सर्वोच्च है, इसके ऊपर कोई संस्था नहीं, निर्वाचित सांसद ही संविधान के असली मालिक है। उपराष्ट्रपति का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के जवाब में आया, जिसमें राष्ट्रपति को 3 महीने में राज्य विधानसभाओं में बिलों पर फैसला लेने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दें कि धनखड़ ने 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पर सुपर संसद की तरह काम करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि 1977 में जनता ने जवाबदेही तय की थी। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि संविधान हम भारत के लोग की शक्ति का प्रतीक है और लोकतंत्र में जनता का आवाज सर्वोपरि है। पहलगाम हमले पर देश की आवाज, एकजुटता, आक्रोश और राजनीति का मंथन। कश्मीर की वादियों से उठी चीख अब देश के जमीन को झकझोर रही है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वादियों में घुली थी शांति, पर अचानक एक झटका ऐसा लगा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वेस्टर्न घाटी में हुए हमले में 28 पर्यटकों की जान चली गई और 20 से ज्यादा घायल हुए। हमलावर सेना की वर्दी में थे और यही सबसे बड़ा धोखा बन गया। अब देश सन्न है पर चुप नहीं। दिल्ली से लेकर देहरादून तक कैंडल मार्च, सोशल मीडिया पर आवाजें और नेताओं के बयानों सुर्खियों में हैं। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो लोग मासूमों की जिंदगी से खेलते हैं उन्हें भारत कभी माफ नहीं करेगा। यह हमला हमारे धैर्य की परीक्षा है और हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले, ये समय राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठने का है। पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदना से खड़ा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस समय केवल प्रतिक्रिया देने का नहीं, जवाबदेही तय करने का भी है। सरकार को बताना होगा कि खुफिया विफलता कहां हुई। और इन सब के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जो सबसे ज्यादा बहस का कारण बना। उन्होंने कहा, जब बार बार आम लोग निशाना बनते हैं तो क्या सिर्फ बयानबाजी से काम चलेगा। उनकी बात कुछ लोगों को सही लगी तो कुछ ने कहा, अब भी राजनीति बंद नहीं कर सकते क्या। ओवरऑल सोशल मीडिया पर जनता की सबसे बड़ी मांग है, अब बस सख्ती, जवाबदेही और साफ रणनीति चाहिए। लोग कह रहे हैं, हमारे टूरिस्ट अगर कश्मीर में सुरक्षित नहीं है तो ये सिर्फ सुरक्षा की नहीं, सिस्टम की हार है।
गिरिराज सिंह का लालू यादव को खुला चैलेंज, बोले हिम्मत है तो बिहार के विकास पर बहस करो। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बिहार के विकास पर खुली बहस की चुनौती दी है। बेगूसराय में एक कार्यक्रम के दौरान सिंह ने तीखे अंदाज में कहा, लालू यादव के पास न जुबान है न हिम्मत। अगर बिहार के विकास पर बात करने का दम है तो गांधी मैदान हो या फ्रेजर रोड, मैं तैयार हूं। केंद्रीय मंत्री का यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल को गरमा रहा है, क्योंकि सिंह ने लालू पर आरजेडी शासनकाल में बिहार को लालटेन युग में ले जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के दौर में विकास ठप था और अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रगति कर रहा है। सिंह ने लालू के बिहार को बंगाल बनाने वाले बयान पर भी पलटवार किया, इसे जनता के साथ मजाक बताया। अब हो सकता है ये चुनौती आरजेडी के लिए जवाब देना मुश्किल कर सकती है, क्योंकि लालू की सेहत ठीक नहीं है और तेजस्वी यादव पहले ही नीतीश सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है, जहां लोग इसे बीजेपी की आक्रामक रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। यह बहस अगर हुई तो बिहार की सियासत में नया रंग ला सकती है। पाकिस्तान का सैफुल्लाह खालिद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पीओके से कर रहा ऑपरेट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के पीछे खुफिया एजेंसियों ने लश्कर तैयबा के वरिष्ठ सदस्य सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी को मुख्य योजनाकार बताया। पीओके के रावलकोट से संचालित खालिद लश्कर और उसकी सहयोगी यूनिट टीआरएफ की गतिविधियों का संचालक है। टीआरएफ ने इस घटना की जिम्मेदारी ली, जिसने बैसरन घाटी में पर्यटकों को प्रभावित किया। आपको बता दें कि खालिद ने मार्च में एक भाषण में पाकिस्तान सरकार से कश्मीर मुद्दे को ठंडा न पड़ने देने की बात कही थी, जिसका वीडियो सामने आया है। खालिद लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी माना जाता है और पाकिस्तान में विशेष सुविधाओं का आनंद लेता है। खुफिया सूत्रों के अनुसार उसने 2 महीने पहले पाकिस्तान के कंगनपुर में एक सैन्य शिविर में भाषण दिया, जहां उसे सम्मानित किया गया। यहां वह युवाओं को उकसाने और सीमा पार गतिविधियों की योजना बनाने में सक्रिय है। आपको बता दें कि पहलगाम की यह घटना 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। भारत सरकार ने बड़ी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और सुरक्षा बलों ने जांच तेज कर दी है। बार काउंसिल सदस्य ही बनेंगे वक्फ बोर्ड मेंबर, सुप्रीम कोर्ट बोला इसके लिए मुस्लिम होना अनिवार्य। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य बार काउंसिल का सक्रिय मुस्लिम सदस्य ही वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकता है। जस्टिस MM सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने 2 शर्तें लागू की है। पहला, उम्मीदवार मुस्लिम होना चाहिए, दूसरा उसे बार काउंसिल का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। आपको बता दें कि यह फैसला मणिपुर हाईकोर्ट के 2023 के निर्णय को पलटते हुए आया, जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल की सदस्यता खत्म होने के बाद भी वक्फ बोर्ड में भी बने रहा जा सकता है। मामला मोहम्मद फिरोज अहमद खालिद की नियुक्ति से जुड़ा था, जिन्हें 2023 में मणिपुर वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया गया। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को सही ठहराया, क्योंकि वह बार काउंसिल के एकमात्र मुस्लिम सदस्य हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर बार काउंसिल में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है तो पूर्व सदस्य को चुना जा सकता है। पंचक्रोशी यात्रा में इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल, पहली बार लगे कैमरे, वहीं भीड़ को संभालने के लिए मैसेजिंग सिस्टम। पंचक्रोशी यात्रा जो 5 पवित्र स्थलों को जोड़ती है, हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है, लेकिन इस बार भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। यात्रा मार्ग पर पहली बार हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो 360 डिग्री निगरानी करते हैं। ये कैमरे न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की सुविधा देते हैं। इसके साथ ही एक खास मैसेजिंग सिस्टम शुरू किया गया है, जो श्रद्धालुओं को रियल टाइम अपडेट्स देता है, जैसे मार्ग की स्थिति, मौसम की जानकारी और मंदिरों के दर्शन का समय। यह सिस्टम SMS और मोबाइल ऐप के जरिए काम करता है, जिसमें भीड़ के बीच भगदड़ का खतरा कम हो गया है। दोस्तों, ये बदलाव न सिर्फ यात्रा को आधुनिक बनाते हैं, बल्कि काशी की प्राचीन परंपराओं को नई पीढ़ी से भी जोड़ते हैं। बेटी को गोद में लेकर ताजमहल घूमे अमेरिकी उपराष्ट्रपति, परिवार के साथ खिंचवाई फोटो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान बुधवार को आगरा के ताजमहल का दीदार किया। अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों इवान, विवेक और मिराबेल के साथ पहुंचे वेंस ने बेटी मिराबेल को गोद में लेकर इस ऐतिहासिक स्मारक की सैर की। ताज की खूबसूरती ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्होंने विजिटर बुक में लिखा, ताजमहल अद्भुत है, यह सच्चे प्यार, मानवीय प्रतिभा और भारत की महानता का प्रमाण है। परिवार के साथ फोटो खिंचवाने का यह पल सोशल मीडिया पर छा गया, जहां लोग उनकी सादगी और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की तारीफ कर रहे हैं। MP, राजस्थान देश के 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, वहीं छत्तीसगढ़ में लू से मजदूर की मौत। भारत में मौसम का मिजाज फिर बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में लू की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। दूसरी ओर 12 राज्यों में आंधी और बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तूफान और तेज हवाएं चल सकती है। यह विपरीत मौसमी स्थिति देश के विभिन्न हिस्सों में चुनौतियां पैदा कर रही है। गर्मी से बचने के लिए IMD ने लोगों से दोपहर में बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरी मुंबई हैदराबाद की टीमें पहलगाम में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। पहलगाम के बेस्टर्न घाटी में हुए दिल दहलाने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। वहीं इस त्रासदी के बाद बीते दिन सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए IPL 2025 के 41वें मैच में टीमें काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरी। ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि पहलगाम में प्रभावित लोगों के प्रति सम्मान और एकजुटता का प्रतीक है। BCCI के फैसले के लिए मुताबिक मैच से पहले 1 मिनट का मौन रखा गया और उत्सव का माहौल बनाने वाले चीयर लीडर्स और पटाखों को भी हटा दिया गया। दोस्तों, यह कदम न केवल खेल जगत की संवेदनशीलता को दर्शाता है बल्कि देश की एकता को भी रेखांकित करता है। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, जिसमें कोहली ने इस घटना को क्रूर बताते हुए न्याय की मांग की है। सोने के भाव में दिखी भारी गिरावट तो चांदी में आया हल्का उछाल। बुधवार को सोने की कीमतों में बड़ा बदलाव देखा गया। सोना 2700 की भारी गिरावट के साथ अब 95,784 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है, तो जो बीते एक साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों की अनिश्चितता की वजह से बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर चांदी ने उल्टी दिशा पकड़ी है। 508 की तेजी के साथ चांदी अब 96,115 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। उद्योग जगत में चांदी की मांग बढ़ने से इसमें सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। ऐसे में निवेशकों के लिए यह समय संभावनाओं और सतर्कता दोनों का है, क्योंकि कीमतों में ऐसी तेज चाल से बाजार में अस्थिरता बढ़ती है, तो सोच समझकर कदम उठाना बेहद जरूरी है। 7 दिन की छलांग, शेयर बाजार फिर चमका। सेंसेक्स ने छुआ नया मुकाम। शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी दर्ज की गई है और इस रफ्तार ने निवेशकों के चेहरे खिला दिए हैं। सेंसेक्स 521 अंकों की मजबूती के साथ 80,116 पर बंद हुआ, जो कि अब तक के ऊपरी स्तरों में गिना जा रहा है। वहीं इस रैली में सबसे ज्यादा कमाल दिखाया IT और ऑटो सेक्टर्स ने, जहां NSE इंडेक्स में 4.5% तक की उछाल देखी गई। TCS, इंफोसिस, मारुति और टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज स्टॉक्स ने बाजार को खींचने में बड़ा योगदान दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि विदेशी निवेश की वापसी, महंगाई के आंकड़ों में स्थिरता और वैश्विक संकेतों में सुधार इसके पीछे अहम कारण है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले दिनों में बाजार नई ऊंचाइयों को छू सकता है। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। एक काम नहीं कराया तो रुक जाएंगे पैसे। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत करीब 61 लाख लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल सरकार ने पेंशन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत लाभार्थियों को अपनी KYC और आधार से जुड़ी NPCI प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समाज कल्याण अधिकारी अनुज चौधरी ने बताया कि KYC और NPCI पूरा करने के बाद पेंशन तुरंत शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सत्यापन में मृतक या अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे और आय सीमा की जांच होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपए सालाना से अधिक आय वाले अपात्र होंगे। 25 मई तक यह अभियान पूरा होगा और जून के पहले हफ्ते में सही पाए गए लाभार्थियों को 3 महीने की पेंशन एक मुश्त मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको लगा कि यह खबरें सिर्फ बताई नहीं गई, महसूस कराई गई, तो वीडियो को लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें सच्ची और साफ खबरें चाहिए, और खबर बॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम रोज लाते हैं सिर्फ खबर नहीं, पूरा नजरिया। तो मिलते हैं कल एक नई बुलेटिन में। तब तक के लिए सोचिए, सवाल कीजिए और सच में जुड़िए। नमस्कार।